नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और सबसे पहले हम इस क्रम में भी आपको खबरदार करना चाहते हैं कोविड के उस वेरिएंट से जिससे दुनिया के कई देश जूझना शुरू किए हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से हम आपको खबरदार करेंगे जिसने पूरी दुनिया एक बार फिर से ऐसी दहशत फैलाई है कि कई देशों को एक बार फिर से हवाई नाकाबंदी करनी पड़ रही है। ये नया वेरिएंट क्या है, ये पुराने वेरिएंट से कितना अलग है, कितना खतरनाक है, कितना संक्रामक है, इसको लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज आपके सामने रखेंगे। क्योंकि भारत में भले ही अभी इस नए वेरिएंट का कोई केस कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक संदिग्ध केस जरूर मिला है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से खबरदार करने वाला हमारा यह विश्लेषण आपकी सारी शंकाओं को दूर करेगा। आज आखिरकार तीनों कृषि कानूनों का संपूर्ण अंत हो गया। संसद के दोनों सदनों से कृषि कानूनों को रद्द करने वाला बिल पास हो चुका है, लेकिन कृषि बिल पर सियासत अभी भी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है। आज संसद में विपक्ष ने कृषि कानूनों पर बहस की रट लगाए रखी, लेकिन सरकार ने बहस से साफ इनकार कर दिया। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस तरह बिना बहस और जल्दबाजी में ये बिल लाए गए थे, उसी जल्दबाजी से इन्हें संसद से बाहर भी कर दिया गया। लेकिन हम खबरदार की शुरुआत करेंगे कोविड के उस वेरिएंट से जिसे लेकर अब लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी दूसरा वेव आने के बाद कि मुमकिन है तीसरा वेव आए जिसकी तैयारी करनी है। लेकिन वैक्सीनेशन के साथ उससे लड़ाई हमारी पूरी हुई। पर अब एक नया खतरा, जिसका पहला केस दक्षिण अफ्रीका में आया था, लेकिन अब यह वेरिएंट दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के करीब 160 मामले कंफर्म हुए हैं। साउथ अफ्रीका में इस वेरिएंट की पहचान हुई, वहां इसके सबसे ज्यादा 99 मामले हैं। हांगकांग में 25 हैं, नेदरलैंड्स में 13 हैं, बोत्सवाना में 6, ब्रिटेन में 9 मामलों की पुष्टि हुई है। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और बेल्जियम में 2-2 मामले इस नए वेरिएंट के हैं। इजराइल, चेक गणराज्य, इटली और जर्मनी में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक-एक केस आ चुके हैं। भारत में फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला नहीं है, लेकिन मुंबई में इस वेरिएंट का एक संदिग्ध केस आया है, जिसके बाद पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ अलर्ट जारी किया जा चुका है। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है? क्या दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंच चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट? इस सवाल ने देश की धड़कनें तेज कर दी हैं, क्योंकि जिस दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस सामने आया था, वहां से भारत आया एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटा एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स ठाणे जिले के डोंबिवली का रहने वाला है। ये शख्स 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। हालांकि संक्रमित व्यक्ति में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसके टेस्ट सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजा गया है। से आने के बाद इस शख्स ने दिल्ली से मुंबई और मुंबई से डोंबिवली तक का प्रवास तय किया। इसका भाई जब एक प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर पर टेस्ट कराने पहुंचा, उसके बाद महापालिका को ये जानकारी मिली कि ये शख्स कोविड पॉजिटिव है। उसके बाद उसका घर सैनिटाइज किया गया और उसे एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। फिलहाल ये यात्री एसिम्प्टोमेटिक बताया जा रहा है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक मुंबई के लैब में इसके सैंपल्स भेजे जाएंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में एक बार फिर से सख्ती को बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग भी की है। जो है जो म्यूटेशन इतनी सारी है कि उसमें एक डर लग रहा है कि क्या इसकी इन्फेक्टिविटी डेल्टा से बहुत ज्यादा है, क्या ये जल्दी फैलता है, क्या ये ज्यादा घातक है, इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। पर ये जरूर मालूम है कि लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है। तो इसीलिए हमको जो है बहुत सतर्क रहना जरूरी है। अगर हम हमारा थोड़ा बहुत
जो ध्यान है इसके ऊपर से हटा दे और अगर ये इधर फैलना शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि फिर आगे के जो निर्बंध है वो रखने पड़ेंगे। तो उसी जो है सीएम सर ने चेतावनी दी है कि हम जो है पूरी तरह से हेल्थ प्रिकॉशंस का पालन करें। भारत में पिछले 40 से ज्यादा दिन से रोजाना 10,000 से कम नए कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को डराया है, भारत ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर कमर कस ली है। केंद्र की तरफ से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के हर केस की सक्रिय निगरानी हो, कोरोना के हॉटस्पॉट पर सख्ती बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन की कवरेज में तेजी से इजाफा करें, स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त रखें। राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कोरोना के इस नए वेरिएंट के खिलाफ रणनीतियां बनाने और लागू करने में जुटी हैं। देश में जो गाइडलाइंस आए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के ट्रैवलर्स आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको 7 डेज क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है और उसके बाद उनका चेकअप भी होते रहेगा कि कहीं होगा और उनका पूरा ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाला जाएगा कि ऐसा ना हो कि किसी दक्षिण अफ्रीका के एरिया से कहीं से निकल के वो आए होंगे और उसके बाद फिर उनका कई देशों से होते हुए फिर इधर आएंगे। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में इसकी चिंता व्यक्त की गई है कि क्यों ना हम इस सभी रिस्की कंट्रीज के फ्लाइट्स को बैन करें और उस तरीके की विनती भी केंद्र शासन को करें। इस तरह की मांग भी मंत्रिमंडल में हुई है और आगे आने वाले एक आधा दिन में इसके बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट की अभी तक भारत में पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ओमिक्रॉन भारत पर अटैक नहीं कर सकता। लेकिन इससे डरने के बजाय खबरदार रहना जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि सरकार और समाज एक साथ मिलकर एक बार फिर कोरोना के खिलाफ खड़े हो जाएं। आज तक ब्यूरो। खामोशी से आता है ये वायरस और इसीलिए खबरदार रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी तक इसका कोई केस भले ही भारत में नहीं मिला है। हाँ, एक संदिग्ध केस जरूर है जिसकी पूरी टेस्टिंग चल रही है और देखा जा रहा है कि क्या ये वही वेरिएंट तो नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कोविड के इस नए वेरिएंट से हम खबरदार हो जाएं, ताकि अगर जो तीसरे वेव की जो बात की जाती है उसमें कहीं इसका कोई योगदान न हो जाए। अब जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भी गाइडलाइंस जारी की हैं विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए, खास करके जो 1 दिसंबर से अब लागू हो जाएगा। क्या है ये गाइडलाइंस? एट रिस्क देश माने जा रहे हैं कुछ। एट रिस्क देश यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस जहां पर मिले हैं उन देशों से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही कोविड टेस्ट से गुजरना होगा। टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले इन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की अनुमति नहीं होगी। अगर यात्री को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है तब भी इन्हें कोविड टेस्ट कराना होगा। एट रिस्क देश जो है उनसे जो यात्री आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तब भी 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आती है तो यात्रियों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रह के 8वें दिन फिर से कोविड टेस्ट कराना होगा और उसके बाद ही जाकर के उन्हें आगे घूमने फिरने की या घुलने मिलने की अनुमति दी जाएगी। तो ये जो वेरिएंट है वो क्या है? क्योंकि बीच में आपने कई तरह के वेरिएंट्स का नाम सुना होगा, डेल्टा वेरिएंट भी सामने आया, लेकिन ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ये डेल्टा से कम 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलने की इसकी आशंका रहती है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं कि ये जो वेरिएंट नया सामने आया है इसके बारे में अब तक किस तरह की जानकारियां मेडिकल साइंस को उपलब्ध हो पाई हैं। ये सारी चीजें हम आपको दिखाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि चूंकि संसद का भी सत्र शुरू हुआ है और वहां पर भी कोविड के बाद जिस तरह से धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही थी उसके बीच अब प्रधानमंत्री ने किस तरह की हिदायतें दी हैं। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है।
तो जब भी म्यूटेशन होता है, कोई नया वेरिएंट मिलता है, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न रहता है। ये जो वेरिएंट मिला है, इसे WHO ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है और डेल्टा जो था उससे कहीं ज्यादा संक्रामक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड का वो नजर आ रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं यह नया वेरिएंट डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है। वैज्ञानिकों के अनुसार ओमिक्रॉन के प्रोटीन स्पाइक में 30 से ज्यादा म्यूटेशन मिले हैं, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैल सकता है। WHO की जो शुरुआती जांच हुई है उसमें पता चला है कि अन्य वेरिएंट की तुलना में इस नए वेरिएंट में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी दोबारा संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, यानी कि जिसे कोविड हो चुका है उसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से काफी ज्यादा खतरा है। शुरुआती स्टडीज के अनुसार इस वेरिएंट पर वैक्सीन 40% तक कम प्रभावी हो सकती हैं, क्योंकि वैक्सीन के खिलाफ इस नए वेरिएंट के पास ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के जो लक्षण थे वही नए वेरिएंट के भी लक्षण हैं, जैसे तेज बुखार, जुकाम, स्वाद और गंध का चला जाना। हालांकि WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जो भी जानकारियां अभी तक पता चली हैं उनमें किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। अभी इस नए वेरिएंट के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जाना बाकी है और इस पूरे क्रम में कम से कम 15 दिन का समय लग सकता है। There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Once a variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world. The Technical Advisory Group for Virus Evolution will be meeting regularly about Omicron. It will take days to weeks for some of these studies to be undertaken. It's really important that these studies are done, and they're done comprehensively. As soon as we have more information, we will make that information public. But it's important to know that there's a lot that you can do to keep yourself and your loved ones safe. दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, इसी कहावत को एक सूत्र मानकर पूरी दुनिया इस समय कोविड के तमाम नियमों का पालन कर रही है, क्योंकि अगर ये ज्यादा संक्रामक है और अभी तक की जानकारियों के अनुसार यही अलग अलग देशों में पुष्ट खबर पाई गई है। दक्षिण अफ्रीका तो यहां तक कह रहा है कि हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। इस पूरे वायरस को लेकर जिस तरह की जानकारियां हैं और जिस तरह से तमाम देश इससे प्रभावित हो रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। WHO ने जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, जिस वेरिएंट से दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की नई लहर आने की आशंका है, जो वेरिएंट अब तक 12 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है, तो वो वेरिएंट चिंता का विषय तो बनना भी चाहिए और बन भी रहा है। to and from South Africa and 6 other countries. रिपोर्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो सकते हैं। जिस तरह से वहां केस बढ़ रहे हैं, उससे तो ओमिक्रॉन की ताकत पर शक करने की कोई वजह नहीं है। ये नया वेरिएंट 40 साल से कम उम्र के लोगों को ज्यादा शिकार बना रहा है। ये दावा दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट की पुष्टि करने वाले डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। Normally it will always start with your younger people. So it started with the younger generation, 40 and less. And the most predominant clinical complaint is severe fatigue for 1 or 2 days, with then the headache and the body aches and pain. Some of them will have what they call a scratchy throat, and some will have a cough, a dry cough, but it's not a constant cough. It comes and goes. And that's more or less the big symptoms that we have seen. ये नया ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि पिछली बार वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता की श्रेणी में डेल्टा को डाला गया था, जो भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार था, और अब ओमिक्रॉन को भी इस कैटेगरी में डाला गया है। जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है, तब से सिर्फ 4 वेरिएंट को ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाला गया है।
सितंबर 2020 में ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट, मई 2020 में दक्षिण अफ्रीका में मिला बीटा वेरिएंट, नवंबर 2020 में ब्राजील में मिला गामा वेरिएंट और अक्टूबर 2020 में सबसे पहले भारत में रिपोर्ट हुआ डेल्टा वेरिएंट। और अब दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स की श्रेणी में डाला गया है, जिसके बाद दुनिया भर के देशों ने साउथ अफ्रीका समेत खतरे वाले देशों से उड़ानों को बंद कर दिया है। लेकिन साउथ अफ्रीका की सरकार को ये फैसला नागवार गुजरा है। Now, these restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate against our country and our Southern African sister countries. The prohibition of travel is not informed by science, nor will it be effective in preventing the spread of this variant. The only thing the prohibition on travel will do is to further damage the economies of the affected countries and undermine their ability to respond to and also to recover from the pandemic. ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का खौफ कह लीजिए या उससे खुद को बचाने की कोशिश, लेकिन दुनिया अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि WHO ने अगर ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला है तो ये वेरिएंट चिंता का सबब तो बनेगा ही। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में तभी डाला जाता है जब वेरिएंट की संक्रमण क्षमता बेहद ज्यादा हो, यानी वो बेहद तेजी से फैलता है। जब वेरिएंट के संक्रमण से मरीज गंभीर बीमार पड़ते हों, जिससे अस्पताल में भर्ती होने या डेथ के चांस ज्यादा हों, शरीर में वैक्सीन या नेचुरल तरीके से बनी एंटीबॉडीज बेअसर या कम असरदार साबित हों और जिसके टेस्ट में डायग्नोज होने के चांस कम हो जाएं। जाहिर है दुनिया भर के देश ओमिक्रॉन से दूर ही रहना चाहते हैं। European Commission has today proposed to member states to activate the emergency brake on travel from countries in southern Africa and other countries affected to limit the spread of the new variant. वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमिक्रॉन से दुनिया को खतरा है, लेकिन इतना भी नहीं कि पैनिक फैलाया जाए। वैसे भी अभी ओमिक्रॉन के बारे में बहुत कुछ पता करना बाकी है। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इटली के कुछ रिसर्चर्स ने इसकी एक तस्वीर जारी की है और इसकी तुलना की है जो डेल्टा वेरिएंट है उससे। हम आपको ये दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसके जरिए डेल्टा और ओमिक्रॉन के बीच का फर्क जाहिर करने का प्रयास किया गया है। तस्वीर में बाईं तरफ डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन्स को दिखाया गया है, दाईं तरफ ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन्स को। तस्वीर में दिख रहे लाल घेरे दिखाते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा बदलाव आया। जब जो ग्रे एरिया है वो जगह है जहां वायरस पहले जैसे रूप में मौजूद है। दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन के ज्यादातर म्यूटेशन उसी इलाके में है जो इंसानी कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नया वायरस डेल्टा से कम खतरनाक है या ज्यादा, इसका पता आगे की स्टडीज में चलेगा। लेकिन अब हम संसद की कार्रवाई की तरफ चलते हैं और वहां पर जिसका इंतजार सबको इतने समय से था कि जो कृषि बिल है उसकी वापसी होती है या नहीं। तो जितनी तूफानी कृषि बिल को लाना था, एक कानून बनाना था, उतने ही तूफानी तरीके से, औचक तरीके से इस कृषि बिल की वापसी हो गई। 19 नवंबर को पीएम मोदी के बिल वापसी के ऐलान के बाद यह तय हो गया था कि शीतकालीन सत्र में कृषि कानून बिल को औपचारिक रूप से वापस लिया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि एक साल पहले जिस स्पीड से सरकार ने यह बिल पास किया, आज उसी स्पीड से वापस भी ले लिया गया। उस समय भी विपक्ष ने बिल पर चर्चा करवाने के लिए सदन में हंगामा किया था। ठीक उसी तरह आज भी विपक्ष शोर मचाता रहा, लेकिन बिल की वापसी पर कोई चर्चा नहीं हुई। आमतौर पर संसद में पास किए जाने वाले बिलों पर दोनों सदनों में चर्चा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में यह कहा गया है कि कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक दोनों सदनों में उस पर सहमति न हो जाए। लेकिन संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि सभापति के पास यह विवेकाधिकार है कि वो चाहे तो बहस में उलझने के बजाय सीधे बिल पास करवा दे। आज सरकार ने इसी रणनीति का लाभ उठा लिया। घड़ी की सुइयां मिला ली जाएं तो दोनों सदनों में करीब 3 मिनट के अंदर ये बिल पास हो गया। आपको विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार की बिल वापसी तेज स्पीड से आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम इसका विश्लेषण आगे करेंगे। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवाए चर्चा कराइए। आप सदन में जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने दो, चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि
खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक। मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूँ कि चर्चा करने को, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं विधेयक पारित किया जाए। The Farm Law Repeal Bill 2021 is passed by Lok Sabha taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Nayan Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव मोशन पारित किया जाए। The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. हिंदी सिनेमा का मशहूर डायलॉग है कि जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते, और ये भारत की राजनीति पर हमेशा फिट बैठता है। तो जिस तरीके से हंगामा विपक्ष की तरफ से ये हुआ कि बिना चर्चा की ये सारी कार्रवाई हो गई, क्या इससे पहले ऐसा होता था? यानी 2014 से पहले ऐसा होता था? चंद मौकों को हमने खंगालने की कोशिश की है। 2006 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2 बिल बिना किसी चर्चा के पास किए थे, जिसके बाद 2007 में 11 बिल ऐसे थे जिन पर विपक्ष को बहस करने का मौका नहीं मिला था। हैरानी आपको इस बात को जानकर होगी कि यूपीए के कार्यकाल में 2 बिल ऐसे थे जो सिर्फ 1 मिनट के अंदर पास हो गए थे। इसके अलावा 3 बिल 2 मिनट के अंदर, 4 बिल 3 मिनट के अंदर पास हो गए थे। यानी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी सरकार ने बिना किसी चर्चा या किसी बहस के किसी कानून को पास किया। मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूँ कि चर्चा करने को। इसमें लिखा है कि अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। न चर्चा, न बहस, न सवाल, न जवाब। विपक्ष चिल्लाता रहा, कृषि बिल वापसी पर बहस पर शोर मचाता रहा, लेकिन सरकार ने कोई आवाज नहीं सुनी और बिल पास हो गया। सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवाए, चर्चा कराइए। आप सदन पे जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न संख्या बिल पर क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, पूछना या बताना जरूरी नहीं समझा गया। विपक्ष के शोर शराबे की रणनीति धरी रह गई और बिल पास हो गया। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। आज संसद में विपक्ष के नेता ये तैयारी करके आए थे कि कृषि कानून के नाम पर सरकार को घेरा जाएगा, चुन चुन कर आरोप लगाए जाएंगे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होनी थी। इससे पहले कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग की। किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, ये तय हुआ।
लेकिन संसद में आते ही विपक्ष की सारी रणनीति विरोध के शोर में दब गई और सरकार ने कृषि बिल वापसी का बिल पास करवा लिया। वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। जब कानून लागू किए थे, कोई किसान देश का नहीं चाहता था कानून लागू हो, और आखिरकार अचानक सरकार ने ये फैसला लिया है, तो कम से कम बहस तो हो लोकसभा में। किसके हक में फैसला लिया, किसके हक में कानून बना। इस पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट है कि जब कभी किसी सरकार ने, और ये सरकार ने खुद एक लंबी लिस्ट लॉस की रिपील की, तो आपने डिस्कशन लगाया 2-2 घंटे का, तो इसमें लगाने की क्या तकलीफ है। हाँ, यकीनन आप पे हम सवाल करते, आपसे पूछते, आपको आईना दिखाते, आपको उन 750 किसानों की मौत का जिक्र करते, एमएसपी का डिमांड करते, मगर आप तो डिस्कशन नहीं चाहते, आप तो भाग गए। विपक्ष की मायूसी और नाराजगी इस बात पर थी कि जब सरकार ने कृषि बिल लागू किया था तब भी सदन में चर्चा नहीं हुई, और आज जब बिल वापस लिए गए तब भी सरकार ने चर्चा नहीं होने दी। शोर तब भी मचाया गया और हंगामा आज भी खड़ा किया गया। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। सरकार को इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि विपक्ष संसद में हंगामा खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा और शोर शराबे की वजह से सदन का कामकाज ठप हो जाएगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष को शांति से काम करने की अपील की थी, जिसे विपक्ष ने नहीं माना और शोर शराबे की रणनीति में बहस का मौका खो दिया। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। प्रधानमंत्री के इस ऐलान को विपक्ष ने सरकार की हार माना और ये भी कहा कि आखिरकार किसानों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। लेकिन विपक्ष की मांग थी सरकार कृषि बिल वापसी पर आखिर चर्चा तो करे। बिल लाने से लेकर वापस लिए जाने तक सरकार के फैसले पर आलोचना करने का मौका मिले, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके पीछे सरकार का तर्क था कि जब खुद पीएम कृषि बिल वापसी का ऐलान कर चुके हैं तो बहस कैसी। सरकार का मनसा इतना ही था कि आज लोकसभा में पारित करके, आज ही राज्यसभा में इसका पारित करके एक संदेश हम देना चाहते थे और प्रधानमंत्री बड़ापन दिखा के इसको रिपील करने का निर्णय भी किया था। हम चर्चा मांगा था। बिल पे देखिए क्या लिखा है, बिल्स फॉर कंसीडरेशन एंड पासिंग, मतलब चर्चा होंगे। जाहिरी तौर पर यह क्या साबित करते हैं, कंसीडरेशन एंड पासिंग मतलब चर्चा होगी। कंसीडरेशन मतलब ये नहीं कि हम बिना चर्चा पास करा देंगे। तो कंसीडरेशन एंड पासिंग की बात तो रखते हैं और सदन के अंदर जब समय होते हैं तो सब बिल छोड़ के ये बिना चर्चा जबरदस्ती पास करा लेते हैं। विरोध के शोर में आखिरकार कृषि कानून औपचारिक तौर पर संसद में वापस ले लिया गया। अब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून पूरी तरह खत्म भी हो जाएगा, लेकिन ये तय है कि विपक्ष का हंगामा पूरे सत्र यूं ही चलता रहेगा। दिल्ली से मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा लगता है जैसे कृषि कानूनों के मसले पर सरकार अपने हाथ जला चुकी है, क्योंकि विपक्ष को बना बनाया मुद्दा मिल गया। सरकार ने उम्मीद की थी कि इन बिलों को वापस कर लिया जाएगा, कानून को वापस कर लिया जाएगा तो जो किसान है अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे, पर ऐसा भी नहीं हुआ और कुल मिलाकर उनकी तरफ से अब 6 और मांगे रख दी गई हैं। 1 दिसंबर का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है सरकार को। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में।
संसद से कृषि कानूनों की वापसी हो गई, लेकिन आंदोलन की सड़कों से प्रदर्शनकारी किसानों की घर वापसी के अभी आसार नहीं हैं। इधर संसद के दोनों सदनों से कानूनों की वापसी वाला बिल पास हुआ, उधर सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बैठक की। तय हुआ कि एमएसपी गारंटी कानून, मृतक प्रदर्शनकारियों के घर वालों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के ऊपर दर्ज मुकदमों की वापसी, विद्युत बिल की वापसी, पराली जलाने पर दर्ज केस और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी वाली सभी 6 मांगे बरकरार रहेंगी। इस बैठक में इन संगठनों की ओर से सरकार को 1 दिन का वक्त दिया गया है। 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की आपात बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। आगे की रणनीति के लिए ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ की ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ बिल वो रद्द कराना, जेड़ा बिजली शोध बिल एक्ट है 2020 वो रद्द कराना। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कानूनों की वापसी का ऐलान किया था तो उन्होंने नई शुरुआत की अपील की थी, लेकिन ना तो सरकार की अपील का असर है न दलील का, बल्कि किसान नेताओं के तेवर वही पुराने हैं और तो और उनमें अब तो कानूनों की वापसी करा लेने की चमक भी दिख रही है। चेतावनी है क्या वो? ये तो बात करने की भाषा है गाँव वालों की, ये तो आपस में इसी बातों का तो इस्तेमाल करें। ये चेतावनी है, 26 तारीख का नाम लेना कोई चेतावनी है। हमने ये कहा कि उस टाइम तक समाधान हो जाएगा। मतलब सरकार ये दिखाना चाह कि हम बात नहीं करेंगे, इनको यहाँ से वैसे ही भेज दे। ये जनता ने अगर बात करनी बंद कर दी तो क्या होगा? ये अपने दरवाजे बंद करना चाहते हैं ना। तो आप कह रहे हो कि अब आपका दरवाजे बंद कर सकती है, उसके बाद में क्या होगा? तो आप दरवाजे बंद करने की बात कर रहे हैं कि सरकार तो अगर नहीं बात करेगी तो आप दरवाजे अपने भी हम भी बात नहीं करने के, फिर या गांव की जनता भी बात नहीं कर देगी। किसानों के मसले पर कई दशकों बाद किसी सरकार ने अपने कदम इस तरह पीछे खींचे हैं, इसीलिए किसान संगठन अपने आंदोलन को ढीला पड़ने नहीं देना चाहते। रस्सी में बांध कर रखना चाह, जालसाजी की रस्सी में। जाल की पारदर्शिता है कि वो दिखाई नहीं देगा। जैसे ग्लास है गाड़ी का, इतना साफ दिखेगा बिल्कुल, लेकिन अगर ग्लास टूट जाए तो उसमें जाल है। तो ऐसे ही सरकार में जाल है, उस जाल को हटाने हम यहाँ पाए, जाल हटाना पड़ेगा। साफ है कि जब एक और संसद और संसद के बाहर राजनीतिक दलों ने सरकार को घेरा हुआ है तो किसान संगठनों की रणनीति भी सरकार पर नरम होने की बिल्कुल नहीं है। बिना उसके जा ही नहीं सकते हम उठ ही नहीं सकते बिना मुकदमे वापस कराए, बिना मुआवजा लिए कैसे चले जाएं? क्या मुंह दिखाई जाके? अब मेरे पास 100 मुकदमे हैं तो फिर मैंने तो भुगत लिए, बस मेरे पास 7, 8 जन्म 10 जन्म लगेंगे इन केसों की अगर सजा हो जाए। 350 के हैं। जिस चोर दरवाजे से कलमुहे स्टाइल से ये काले बिल लाए गए थे, उसी तरह से चोर दरवाजे और कलमुहे स्टाइल में ये बिल खत्म हुए। लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी विजय। ये जो संसद में हुआ, जो बोला, जो चुप किया, उसको कोई याद नहीं रखेगा। दुनिया याद रखेगी कि वो राज, वो सरकार जिसने सोचा था कि किसी चीज से पीछे नहीं हट सकते, वो सरकार जिसने बैकफुट लेना जाना ही नहीं था, उस अहंकार को इस देश की जनता ने खत्म किया। कि आज देश की पार्लियामेंट के बीच पहली बार मोदी जी को 180 डिग्री बैक जाके आपने जो उन्होंने किया था उसको वापस लेना पड़ रहा है। इसके लिए पूरी दुनिया के मेहनतकश लोगों को बधाई देना चाहता हूं और ये बताता हूं कि अगर फिर वो कोई कोशिश करेंगे और बाकी के इशू हमारे रिजॉल्व नहीं करेंगे तो किसान जो अपनी जो हक लेने जानते हैं, ये हमने बता दिया उनको। सरकार के लिए किसान नेताओं की नई मांगों के आगे झुकना आसान नहीं है। खासकर एमएसपी गारंटी कानून लाना एक बड़ा मसला है, क्योंकि इस कानून को लाने का मतलब सिर्फ सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालना भर ही नहीं है। सरकार की किसी गारंटी को कानूनन अधिकार बना देने का असर संवैधानिक तौर पर बेहद गहरा होगा,
लेकिन सरकार किसान नेताओं की नई मांगों पर जितनी उधेड़-बुन में होगी, उस पर दबाव उतना ही बढ़ेगा। सिंघू बॉर्डर से सुशांत मेहरा और गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।